हेलो। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के ऊपर, जो कि है इंपोर्ट के रिगार्डिंग। इंपोर्ट का मास्टर सर्कुलर आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, लेकिन कहीं पे भी जो है वो आरबीआई के इस मास्टर सर्कुलर के बारे में कहीं पे भी बताया गया है, लेकिन डिटेल में नहीं बताया गया है, या फिर काफ़ी पार्ट्स में बताया गया है, अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो आज की जो वीडियो है वो हम शुरू करेंगे आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के रिगार्डिंग। ये जो आरबीआई का मास्टर सर्कुलर है इंपोर्ट का, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन का है। सेकंड पार्ट तक की अगर हम बात करें तो वो है जनरल गाइडलाइंस फॉर इंपोर्ट्स है। और थर्ड पार्ट जो है वो है ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर इंपोर्ट्स। फिलहाल जो हमारी ये वीडियो है इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन और जनरल गाइडलाइंस फॉर इंपोर्ट्स में है। मीन्स सिर्फ हम दो पार्ट्स ही जो हैं वो इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। सेक्शन थर्ड को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सेक्शन थर्ड जो है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमें उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले आरबीआई के मास्टर सर्कुलर की इंट्रोडक्शन से। Import trade is regulated by the Director General of Foreign Trade। Director General of Foreign Trade जो है वो रेगुलेट करता है इंपोर्ट को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। AD category bank should ensure that the imports into the India are in a conformity with the foreign trade policy in force। AD बैंक यानी कि हमारा जो ऑथराइज डीलर बैंक होता है वही इंश्योर करेगा कि जो इंडिया है वो उसमें इंपोर्ट्स जो है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत और फेमा मैनेजमेंट के अंतर्गत ही हो रहा हो। फेमा एक्ट 2002 जो कि अभी चल रहा है। द डायरेक्शन issued by the Reserve Bank under the Foreign Exchange Management Act 1999 from the time to time। AD category bank follow the normal banking procedure and adhere to the provision of the Uniform Customs and the practice for the documentary credit। UCPDC की गाइडलाइंस जो है उसे फॉलो भी करनी पड़ेगी एटी कैटेगरी बैंक को, साथ साथ नॉर्मल बैंकिंग प्रोसीजर की। यूसीपीसीडीसी गाइडलाइंस जो होती हैं ये एलसी के रिगार्डिंग होती है। इसके रिगार्डिंग भी जो वीडियो है वो हम पहले से ही बना चुके हैं। कंप्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ द रिसर्च एंड द डेवलपमेंट सेस एक्ट 1986 में बी इंश्योर्ड फॉर द इंपोर्ट ऑफ ड्राइंग्स एंड द डिज़ाइंस। सिर्फ ड्राइंग और डिज़ाइंस के ही लिए जो है ये है एक्ट। AD category bank may also advise the importer to ensure the compliance with the provision of the Income Tax Act whichever applicable। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत भी जो है वो AD कैटेगरी बैंक एडवाइस करेगा इंपोर्टर को कि उसी के अंतर्गत जो है वो इंपोर्ट हो। Any reference to the Reserve Bank should first be made to the regional office of the Foreign Exchange Department situated in the jurisdiction where the applicant person resides, or the firm company function unless otherwise indicated any particular reason they desire to deal with the different office of the foreign exchange management department, they may approach the regional office of its jurisdiction judiciary for the necessary approval। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन थी इसकी कि डीजीएफटी जो है वो इसको ऑपरेट करता है। रूल्स जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे एडी कैटेगरी बैंक को, चाहे वो फेमा का हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्ट 1986 जो कि ड्राइंग्स और डिज़ाइंस से रिलेटेड ही है। तो इस तरह का जो पूरा है ये इंट्रोडक्शन जो है वो इतनी ही है। इतनी ही इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। सेक्शन जो सेकंड है वो है जनरल गाइडलाइंस फॉर
इंपोर्ट्स। जनरल गाइडलाइंस फॉर इंपोर्ट्स में क्या है? जनरल गाइडलाइंस फॉर इंपोर्ट्स में पहली जनरल गाइडलाइंस है रूल्स एंड द रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय द एडी कैटेगरी बैंक फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज एंगल while undertaking the import payment transaction and on behalf of their clients are set out in the following paragraphs. Where specific regulation do not exist, AD category bank may be governed by the normal trade practices. AD category bank may particularly not to adhere to know your customer guidelines issued by the Reserve Bank Department of Banking Regulation in all their dealings. नो योर कस्टमर्स मीन्स केवाईसी जो नॉर्मल प्रैक्टिस है आरबीआई की, एक जनरल बैंकिंग में भी आती है। यही रेगुलेशन जो है, यही चीज़ ट्रेड प्रैक्टिस में भी अप्लाई होती है। रेमिटेंस ऑफ फॉर इम्पोर्ट पेमेंट्स, AD category bank may allow the remittance for making the payments for imports into the India after ensuring that all the request details are made available by the importer and the remittance is for the bona fide trade transaction as per the applicable laws in the force कि जो भी इंडिया के लॉज हैं उसके अंतर्गत ही जो है वो इंपोर्ट किया जा रहा है, ये इंश्योर करेगा एडी कैटेगरी बैंक। इसके अलावा कोई भी इलीगल चीज़ जो है वो इंपोर्ट करने के लिए पेमेंट तो नहीं कर रहा है इंपोर्टर, ये चीज़ें जो है वो एडी कैटेगरी बैंक ही चेक करेगा। इंपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए कुछ इंपोर्ट लाइसेंस भी ज़रूरत होते हैं, जैसे कि अगर मेडिसिन इंपोर्ट कर रहा है या फिर किसी स्पेशल तरह की गुड्स हैं उसके लिए जो लाइसेंस है वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसकी चेकिंग की जो जिम्मेदारी है वो भी जो है वो एडी कैटेगरी बैंक ही इंश्योर करेगा। एक्सेप्ट फॉर द गुड्स इंक्लूडेड इन द नेगेटिव लिस्ट विच रिक्वायर्ड द लाइसेंस अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन फोर्स। नेगेटिव लिस्ट में डाला गया है जिनके लिए आपको लाइसेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा उसकी पेमेंट करने से पहले बैंक में। तो एडी कैटेगरी बैंक में फ्रीली ओपन द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड द अलो रेमिटेंस फॉर द इम्पोर्ट। सिर्फ नेगेटिव लिस्ट को छोड़ के एडी कैटेगरी बैंक जो होता है वो फ्री है कोई भी ओपन करने को लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर किसी भी तरह की जो रेमिटेंस है इंपोर्ट के रिलेटेड। वाइल ओपनिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर एक्सचेंज कंट्रोल पर्पसेस copy of the license should be called for and the adherence to special condition if any attached to such a license should be ensured. After effecting the remittance under the license, AD category bank may preserve the copies of the utilized license is they till they are verified for the internal auditors or inspectors. तो इसमें बस इतना सही पार्ट है कि इम्पोर्ट लाइसेंस होना ज़रूरी है, उसकी कॉपी भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अगर आप कोई नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूडेड जो गुड्स है वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो एडी के बैंक को आपको अपने बैंक को प्रॉपर जो है वो उसका लाइसेंस भी दिखाना पड़ेगा कि हमने लाइसेंस लिया हुआ है इन गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए। ओब्लिगेशन ऑफ द परचेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। In the terms of the Section 10, subsection 6 of the FEMA Act 1999, any person acquiring the foreign exchange is permitted to use it either for the purpose mentioned in the declaration made by him to an AD category bank under the Section 10 subsection 5 of the Act कि AD कैटेगरी बैंक में जो ओब्लिगेशन है परचेज़र का वो कोई भी पर्सन अगर इसको जो भी इंपोर्ट कर रहा है जो भी फॉरेन एक्सचेंज की सर्विस को ले रहा है वो उसे उसी पर्पस के लिए यूज़ करेगा जो कि उसने डिक्लेरेशन में पहले से दिया हुआ है। इसके अलावा और किसी पर्पस के लिए वो यूज़ नहीं कर पाएगा। सपोज़ अगर किसी बंदे ने किसी गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स
की पेमेंट की है, तो वो उस पेमेंट को वो गुड्स इंपोर्ट करने के लिए ही कर सकता है, किसी और गुड्स को या किसी और तरह की सर्विस को लेने के लिए नहीं कर सकता है फीमा फॉरेन एक्सचेंज का यूज़। तो यही बताया गया है इसमें। or for any other purpose for which the acquisition of foreign exchange is permissible under the act or the rules or the regulation framed there under। अगर किसी और पर्पस या किसी और गुड्स को भी वो लेना चाहता है तो वो ले सकता है, लेकिन किसी ऐसी गुड्स को नहीं ले सकता जो कि अंडर द लॉ इलीगल है। Where the foreign exchange acquired has been utilized for the import of goods into the India, the AD category bank may ensure the import furnish evidence of import IDPMS as explained in the para C.7 postal appraisal form or customer assessment certificate etc. or satisfied himself the goods equivalent to the value of the remittance have been imported। इसमें ये बोला गया कि अगर वो इंपोर्ट भी कर लेता है किसी भी गुड्स को या सर्विस को जो भी है, तो उसका एविडेंस जो है वो उसे प्रोवाइड करना होगा, चाहे फिर वो कोई भी ये पोस्टल अप्रेजल फॉर्म है, कस्टमर असेसमेंट सर्टिफिकेट है, और जिससे वो सेटिस्फाइड कर सके बैंक को कि उसने इस अमाउंट के इक्विवेलेंट जो है वो गुड को इंपोर्ट किया है। एडी कैटेगरी बैंक में इंश्योर that all the import remittance outstanding on the notified date of IDPMS as are uploaded in the IDPMS। इसकी जिम्मेदारी भी जो है वो बैंक की होगी, एटी कैटेगरी बैंक की होगी। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेमेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया may make the payment for the import of goods in foreign exchange through an international card held by him in rupees for the international credit debit card through the credit debit card servicing bank in India against the charge slip signed by the importer or as the prescribed Reserve Bank from the time to time, provided that the transaction is in the conformity with the extant provision and the import is in conformity with the foreign trade policy in India। कोई भी पर्सन है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या किसी भी माध्यम से वो पेमेंट जो है वो कर सकता है। वो पर्सन जो है वो इंडिया का होना चाहिए। इन दी रूपी टुवर्ड्स मीटिंग एक्सपेंस, कोई भी तरह के मीटिंग के एक्सपेंस है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, कोई लॉजिंग सर्विस है, या कोई ट्रैवल है फ्रॉम इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज़ टू विजिट इन इंडिया। कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कोई उस इसके अलावा कोई पर्सन जो है वो आउटसाइड इंडिया काम करता है, लेकिन मीटिंग में उसको बुलाया गया, तो उसके आने जाने का खर्चा जो है वो रुपीज़ में कर सकते हैं। बाय द मीन्स ऑफ द क्रॉस चेक और अ ड्राफ्ट for the consideration for the purpose of gold or silver in any form imported by such person in accordance with the terms and conditions imposed under any order issued by the central government and is entitled to payment of sitting fees by the central government under the Foreign Trade Act 1992 under any other law, rules of regulation for the time being in force. A company or resident in India may make the payment in rupees to its non-whole time director। कोई भी पेमेंट है अपने नॉन होल टाइम डायरेक्टर की हु इज़ द रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है and is on a visit into the India for the company's work and is entitled to payment for of sitting fees or commission or remuneration and the travel expense to and from and within India in accordance with the provision contained in the company's memorandum of association or articles of the association or in any agreement entered into it
or any resolution passed by the company in general meeting or by its board of directors, provide the requirement of any law, rules and regulation direction applicable by the making such payments are duly compliant with. सेम यही चीज़ है कि अगर कोई पर्सन है जो कि एक कंपनी का स्टाफ मेंबर है, कंपनी की मीटिंग में उसे शामिल होना है, इंडिया में आता है बाहर से, तो उसके आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, जो भी उसके एक्सपेंस है वो सारे जो है वो इंडियन करेंसी में पेमेंट की जा सकती है। वो इस के अंतर्गत बताया गया है। टाइम लिमिट फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इम्पोर्ट पेमेंट्स। जो इम्पोर्ट पेमेंट्स हैं उनकी सेटलमेंट के लिए टाइम लिमिट क्या है? तो इन द टर्म्स ऑफ द एक्सेंट रेगुलेशन, रेमिटेंस अगेंस्ट द इम्पोर्ट शुड बी कंप्लीटेड फॉर नॉट लेटर देन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। डेट ऑफ शिपमेंट से 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो उसकी पेमेंट कर देनी चाहिए, एक्सेप्ट इन द केसेस वेयर द अमाउंट्स आर विद इन दी टूवर्ड्स द गारंटी ऑफ द परफॉर्मेंस एक्ट। अगर कोई गारंटी ऑफ द परफॉर्मेंस एक्ट लाइक कोई ऐसा काम, ऐसी सर्विस, ऐसी मशीनरी इंपोर्ट की गई है कि गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है उसकी पेमेंट की जाएगी, तो ये उस 6 मंथ के पीरियड के अंतर्गत नहीं आती है। फर्दर इन द व्यू ऑफ द डिसरप्शन ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक विद इफेक्ट फ्रॉम द मई 2020, मई 2020 से कुछ जो कोविड-19 के कारण है, पेंडेमिक के कारण है, इफेक्ट भी पड़ा है, तो इसको भी उसके अंतर्गत जो है वो छूट दी गई है। The time period of the completion of the remittance against the normal imports, except in the cases where the amounts are within the towards the guarantee of performance, etc., has been extended from the 6 months to 12 months from the date of the shipment for the such imports made on or before 31 जुलाई 2020। 31 जुलाई 2020 से पहले जितने भी इम्पोर्ट किए गए हैं तो उनके लिए टाइम लिमिट जो है वो 6 मंथ से बढ़ाकर 12 मंथ की गई थी, लेकिन जो इंपोर्ट की जो पेमेंट का टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ ही है। वो कोविड-19 के कारण, पेंडेमिक के कारण जो है था वो इस टाइम लिमिट को बढ़ाया गया था, लेकिन अभी जो इसका पूरा टाइम है वो 6 मंथ ही है। इसके अलावा गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस जो होती है उसमें जो है इसको ये टाइम पीरियड उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। एडी कैटेगरी बैंक में परमिट सेटल्ड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूज delayed due to the dispute, financial difficulty, etc. However, interest, if any, or such delayed payments, usance bills, overdue interest is payable only for a period of up to 3 years from the date of shipment and may be permitted in the terms of the direction in the para C2 of the section 3 below। कोई भी जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी या डिस्प्यूट के कारण अगर पेमेंट जो है वो डिले होती है तो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है वो 3 इयर्स ही है। 3 साल से ज़्यादा जो है वो डिले नहीं रहेगा। एडी कैटेगरी बैंक इसमें परमिट करेगा सेटलमेंट करने के लिए। टाइम लिमिट फॉर द डिस्प्यूट, टाइम लिमिट फॉर द डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स क्या है? डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स इंक्लूडिंग द सप्लायर्स एंड द बायर्स क्रेडिट up to the 5 years are treated as the trade credit for which the procedural guidelines are laid down in the master circular for the external commercial borrowings and the trade credit may be followed। deferred पेमेंट अरेंजमेंट्स क्या होता है कि जैसे कोई मशीनरी मंगवाई गई है 1 लाख की है, लेकिन उसमें बोला गया कि 20% पेमेंट पहले मैं करूँगा, फिर 30% पेमेंट बाद में करूँगा, फिर बाकी की 20% पेमेंट जो है वो 6 मंथ में करूँगा, तो वो जो है उसका भी मैक्सिमम जो है वो 5 इयर्स का टाइम पीरियड बताया गया है। टाइम लिमिट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ बुक्स। रेमिटेंस अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ द बुक मे बी फॉलोड विदाउट द रिस्ट्रिक्शन एज टू द टाइम लिमिट।
जो बुक्स की जो भी है इंपोर्ट, उसको टाइम लिमिट के में रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। इंटरेस्ट पेमेंट इफ एनी इज पर द इंस्ट्रक्शन इन द पारा C2 ऑफ द सेक्शन 3 एज ऑफ दिस सर्कुलर। एक्सटेंशन ऑफ टाइम। एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्या है कि जैसे कि पेमेंट 6 मंथ के अंदर नहीं आए तो बैंक जो है इंपोर्टर जो है वो बैंक के थ्रू RBI से कुछ एक्सटेंशन मांगता है, टाइम मांगता है पेमेंट करने के लिए। AD कैटेगरी बैंक कंसीडर द ग्रांटिंग एक्सटेंशन ऑफ द टाइम फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इम्पोर्ट ड्यू अप टू पीरियड ऑफ 6 मंथ एट ए टाइम, मैक्सिमम अप टू द पीरियड ऑफ 3 years। 6 मंथ करके ही जो है AD कैटेगरी बैंक टाइम लिमिट की एक्सटेंशन कर सकता है, और मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ करके सिर्फ 3 साल तक की ही जो है वो टाइम लिमिट कर सकता है मैक्सिमम, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनवॉइस वैल्यू or for the delays on the account of the dispute about the quantity or the quality for the non fulfillment of the terms of the contract, financial difficulties, and the cases where the importer has the file suit against the seller. In cases where the sector specific guidelines has been issued by the Reserve Bank of India for the extension of the time, rough cut and the polished diamond, the same will be applicable। तो इसमें जो AD कैटेगरी बैंक है वो एक्सटेंशन फाइल करेगा, एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन किसी तरह की क्वालिटी का इशू है, किसी तरह की डिस्प्यूट चल रहा है, या फाइनेंशियल कोई डिफ़िकल्टी चल रही है, तो वो इस केस में जो है वो RBI के पास रेफ़र करता है, इसको स्पेशल गाइडलाइंस को रेफ़र करता है। वाइल ग्रांटिंग द एक्सटेंशन ऑफ द टाइम, जो एक्सटेंशन देते वक्त AD कैटेगरी बैंक जो है वो इंश्योर करता है कि इंपोर्ट ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर बाय द इनवॉइस, जो कि जिस जोन सी इनवॉइस के अंतर्गत इंपोर्ट पेमेंट की गई है वो किसी की इन्वेस्टिगेशन में ना हो, ED की इन्वेस्टिगेशन में ना हो, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर किसी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंतर्गत वो उस पेमेंट को जो है वो किसी की तरह की इन्वेस्टिगेशन में ना हो। While considering the extension beyond the 1 year from the date of the remittance, the total outstanding जो है वो इम्पोर्टर की वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए 1 मिलियन से, या फिर 10% जो कि उसकी एवरेज इम्पोर्ट रेमिटेंस है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर की, इसमें से दो जोन सी भी कम है वो एप्लीकेबल होती है। Where the extension of the time has been granted by the AD category bank, the date up to which the extension has been granted may be indicated by the remarks column. Cases not covered by the above instruction or beyond the above limits may be referred to the concerned रीजनल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा जितने भी केसेस है जो कि अबव जो ऊपर की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो रीजनल ऑफिस में रेफ़र किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। द अबव शैल बी रिपोर्टेड in the IDPMS as per the bill of entry extension and the date of which the extension is granted indicated the extension date column. Import of foreign exchange or Indian rupees, except as otherwise provided in the regulation, no person shall without the general or the special permission of the Reserve Bank of India import or bring into the India any foreign trade currency. Import of foreign currency including checks is governed by the clause G of subsection 3 of the section 6 of the Foreign Exchange Management Act 1999, the Foreign Exchange Management Export and the Import of the Currency Regulation 2000 issued by the Reserve Bank uh, wide notification number FEMA 6R 2015 RB dated December 29, 2015 as amended for the time to time. Reserve Bank of India may allow a person to bring into the Indian currency notes of Government of India or Reserve Bank subject to the such terms and the condition as the Reserve Bank may stipulate.
आगे है import of foreign exchange into the India. A person may send into the India without limit foreign exchange of any form other than the currency notes, bank notes and the traveler checks कि किसी भी तरह की फॉर्म में other than the currency notes, bank notes and the traveler checks bring into India for any place outside India without limit foreign exchange other than the unsigned notes subject to the condition that such person makes on arrival in India a declaration of the custom authority at the airport in the currency declaration form annexed to this regulation provide further that it shall not be necessary to make such a declaration where the aggregate value of the foreign exchange in the form of currency notes, bank notes and the traveler checks brought in by such person at any one time does not exceed the USD 10,000 US dollars or its equivalent, and the aggregate value of the foreign exchange notes alone brought in by such person at one time does not exceed the USD $5,000 or its equivalent. $5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट नहीं होनी चाहिए कोई भी पर्सन जो है वो बाहर से लाने के लिए. Import of the Indian currency and the currency notes. Any person resident in the India who had gone out of India on a temporary visit may bring into the India at the time of his return from the any place outside the India other than the Nepal or Bhutan currency note of the government of India and the Reserve Bank of the India notes up to an amount not exceeding 25,000. बाहर से इंडियन करेंसी भी जो है वो 25,000 से ज़्यादा नहीं ला सकता है कोई भी व्यक्ति जो कि बाहर गया था कोई टेम्परेरी विजिट पे सिवाय इंडिया नेपाल और भूटान के अलावा कहीं भी बाहर गया है लेकिन बाहर से 25,000 से ज़्यादा जो है वो करेंसी जो है वो इंडिया में नहीं ला पाएगा इंडियन करेंसी. फॉरेन करेंसी जो थी वो 5,000 नहीं ला सकता $5,000 से ज़्यादा नहीं ला सकता है और इंडियन करेंसी जो है वो $25,000 से अबव नहीं ला सकता है. इसके अलावा अ पर्सन में ब्रिंग इनटू द इंडिया फ्रॉम द नेपाल और द भूटान करेंसी नोट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एनी अमाउंट इन द डिनोमिनेशन अप टू द 100. 100 के नोट जो है वो नेपाल और भूटान जाएगा तो 100 की ही जो डिनोमिनेशन होनी चाहिए उसके बाद 100 की होनी चाहिए. कोई टाइम कोई लिमिट नहीं है. इसके पीछे की वजह ये है कि 500 और जो 1,000 2,000 के जो नोट थे वो डुप्लीकेट भी वहाँ से पाए गए थे इंडिया में लाने के लिए तो इसलिए सिर्फ डिनोमिनेशन जो है वो 100 की एक्सेप्ट की जाएगी कोई भी पर्सन अगर नेपाल और भूटान से आता है. Third party payment for the import transaction. AD category bank are allowed to make a payment to a third party for the import of goods subject to the condition as under from irrevocable purchase order. Triplicate agreement should be in place. However, this requirement may not be insisted upon in case where the documentary evidence for the circumstances leading to the third party payments, name of the third party being mentioned in the irrevocable order invoice has been produced. AD category bank should be satisfied about the bona fide of the transaction and should consider the financial action task force statement before handling the transaction. The invoice should be contain a narration that the related payment has to be made to the third party. Bill of entry should mention the name of the shipper and as also the narration that the related payment has to be made to the third party. Importer should be complied with the related instruction relating to the import including those and advance payment being made for the import of goods. आखिरी पॉइंट है इशू ऑफ द गारंटी बाय द एडी ऑथराइज्ड डीलर.
An authorized dealer may give a guarantee in the respect of any debt, obligation, or the other liability incurred by a person resident in India or owned to a person resident outside India as an importer in respect of import on the deferred payment terms in the accordance with the approval by the Reserve Bank of India for import on such terms. An AD dealer may give the guarantee letter of undertaking of letter of comfort in respect of any debt, obligation and other liability incurred by a person resident in India on to a person resident outside India being an overseas supplier of the goods, bank or the financial institution for the import of goods as permitted under the foreign trade policy announced by the Government of India for the time to time and is subject to such terms and the condition as may be specified by the Reserve Bank of India from the time to time. An AD dealer may be in the ordinary course of business give a guarantee in the favor of a non-resident service provider on the behalf of a resident customer who is a service importer subject to such terms and conditions as stipulated by the Reserve Bank of India from the time to time, provided that no guarantee on the amount exceeding 5 lakh or its equivalent shall be issued on the behalf of the service importer other than a public company or department undertaking of the Government of India and the स्टेट गवर्नमेंट। सर्विस के केस में 5 लाख से जो ज़्यादा है वो गारंटी नहीं देगा कोई भी आपको। एडी बैंक प्रोवाइड दी फर्दर दैट वेयर द सर्विस इंपोर्टर अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और अ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और नो गारंटी फॉर द अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। 1 लाख से अबव अगर है गारंटी तो उसमें कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ अंडरटेकिंग है तो उसमें 1 लाख से अबव जो है वो गारंटी नहीं मिलेगी। दूसरे केस में तो क्या था, 5 लाख से अबव नहीं मिलेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ओरिएंटेड है कोई या स्टेट ओरिएंटेड है कंपनी तो उसमें 1 लाख से अबव की गारंटी नहीं मिलेगी। इट्स इक्विवेलेंट शुड बी विदाउट द प्रियर अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जब तक अप्रूवल नहीं होगी तो 1 लाख से अबव की गारंटी कोई भी एडी कैटेगरी बैंक किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को नहीं दे सकता है। एन ऑथराइज्ड डीलर may, subject to the direction issued by the Reserve Bank of India in his behalf, permit a person resident in India to issue a corporate guarantee in favor of an overseas lessor for financing import through importing lease effected in the conformity with the foreign trade policy enforced under the provision of the Foreign Exchange Management Current Account Transaction Rule 2000 framed by the Government of India, notification to GSR 381 dated May 3, 2000, the direction issued by the Reserve Bank of India under the Foreign Exchange Management Act 1999 for time to time। तो इसी तरह से जो इसके 2 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर इंपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि इसमें कुछ टाइम की कमी की वजह से जो है वो ओवर हो गई होंगी, मे बी समझ में नहीं आई होंगी किसी को। लेकिन अगर नहीं भी आई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और अगर आपको लगता है कि आरबीआई के जो ये मास्टर सर्कुलर है इसको और डिटेल में मैं उसकी वीडियो लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। इसके अलावा सजेस्ट की करते रहिए कि कौन कौन से आप टॉपिक्स और लेकर मैं वीडियो बनाऊं ताकि आपको और ज़्यादा जो है इस फील्ड में नॉलेज मिल सके। फ़िलहाल जो ये जो भी पहले 2 टॉपिक थे ये जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने जाओगे या जहाँ पे भी आप कहीं पे भी जॉब करोगे ये इतने ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं टॉपिक्स, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि तीसरा पार्ट है जो कि ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर इंपोर्ट्स।
आपको खुद ही इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऑपरेशनल गाइडलाइंस, जो ऑपरेशन की गाइडलाइंस होती है इंपोर्ट्स की, वो है इसका तीसरा टॉपिक। तो मेन वही टॉपिक रहता है, और इसी के कारण जो है वो मैं ट्राई करूँगा कि वो टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर हम करें। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक। हेलो, तो आज की जो हमारी वीडियो